तो ध्यान में रखना, ऑन रिएक्शन रेट इज गिवन बाय द अरेनियस इक्वेशन। ओके, अब ये जो अरेनियस इक्वेशन होता है, ये अरेनियस इक्वेशन बताइए कौन सा होता है, क्या है अरेनियस इक्वेशन, जल्दी बोलो। K equals to A e to the power minus A upon RT। ओके डन। फिर इसमें हमने देखा था के का मतलब क्या होता है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है डन। उसके बाद में ए का मतलब क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ये फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में जानकारी देता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, रीजन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन के बारे में जानकारी देता है। इन नाइट्रोन ईए का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। आर का मतलब क्या होता है, मोलर गैस कांस्टेंट। ओके, उसके बाद में टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो एक फैक्टर होता है कौन सा, e टू द पावर माइनस a बाई RT, इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज f। f का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल, क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ, अबे f का मतलब क्या होता है, कल ही बताया था, सक्सेसफुल कोलिजन। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, ये होता है f का मतलब, जो कि होता है e टू द पावर माइनस a बाई RT। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था कल तक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है कि टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन के रेट के हिसाब का क्या फर्क पड़ता है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, वो बढ़ेगा या कम होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में हमको जानकारी लेना है। देखिए कॉमनली सेइंग होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी। कोलिजन थ्योरी में हम लोगों ने ये बोला था कि भाई जो रिएक्शन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्शन अकर्स बिकॉज द कोलिजन अकर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बराबर है। अब सेकंड सवाल, कोलिजन क्यों होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से। और जब कोई मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करता है तो उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बराबर। इसका मतलब कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है, करती है। क्या लगता है आप लोगों को किस तरह से डिपेंड करती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है। बढ़ती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ साथ, या अभी आप लोगों ने जो फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसमें पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बराबर है, आया ना। हाँ सर। बराबर है। तो वो क्या होता है रिलेशन, बताइए क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, फॉर्मूला बताइए वो जिससे आप काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करवाते हो विद टेम्परेचर। PV इक्वल्स टू nRT होता है, वो तो पता है ना, वो तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है भाई।
यही बता। कमाल है यार। काइनेटिक 3 एनर्जी by का 2 फॉर्मूला क्या होता RT. है वो? मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बराबर है। अगर मैं इस पर्टिकुलरली फॉर्मूला को वी के लिए डिराइव करता हूँ तो वी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वी के लिए डिराइव कर, चलो पहले वी स्क्वायर के लिए कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टू इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई एम हो जाएगा, बराबर है। देयरफॉर वी क्या हो जाएगा, वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू के बाई एम हो जाता है, राइट। अब हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन पता है, जो कि होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब इसमें भी अगर हम वी के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई टी, बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हम लोगों को, एनआरटी बाई टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू के बाई एम, बराबर है, डन। अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। वो तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके डन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो ये इक्वेशन से आप लोग को समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी इसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है डन। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि भाई अगर मैंने क्या कर लिया, काइनेटिक टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी की बढ़ती जाएंगी, बराबर है, डन। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी आप लोगों का बढ़ जाता है, बराबर है। अब इसको समझने के लिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं यहाँ पर, वो हम करेंगे, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वर्सेस द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, जो एक गिवन काइनेटिक एनर्जी के साथ में होता है, और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब काफी सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन काइनेटिक एनर्जी, ओके, विद गिवन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपने देखा है तो आप लोग को अच्छे से पता है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा रहेंगी उतना ही आप लोगों का क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बराबर है। तो जनरली कौन से कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे कोलिजन, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी उसकी, एक्टिवेशन एनर्जी के उससे ज्यादा। ठीक है। तो कंसीडर करो ये वाला जो पर्टिकुलरली एनर्जी है ये ईए के इक्वल है, ओके, इट इज इक्वल्स टू द ईए, ओके डन, राइट। ये जो पर्टिकुलरली एनर्जी लेवल में निकाल रहा हूँ ये ईए है, राइट। तो अब क्या होता है, जैसे मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया, ओके, तो क्या हो जाएगा, इनके काइनेटिक एनर्जी हो सकता है किसी पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी 0 है, देन कुछ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी है 10 ले लो, ठीक है, फिर कुछ अमाउंट उसकी 20 रहेंगी, कुछ अमाउंट 30 रहेंगी, बराबर है, कुछ अमाउंट जो रहेगा वो 40 रहेंगी, और हमारी ये पकड़ लो आप 50 से, ठीक है, तो कुछ अमाउंट जो रहेगा उसका ये होगा। अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पर शो कर पाएंगे कि इस तरह से आप लोग का क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। और जैसे ही फिर आप लोग के कुछ अमाउंट, ठीक है, काफी नंबर ऑफ पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी या तो 50 के इक्वल या फिर 50 के नीचे रहेंगी, दैट विल बी, अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी मैं यहाँ की जगह थोड़ा सा यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का ये है 70 तक, क्लियर है, क्लियर है, ये आप लोगों का यहाँ है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि काफी कम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है, ठीक है, ओके, fraction of molecules having the EA having the kinetic energy equal to the EA or greater than A is very less, बराबर है। तो ये जो पर्टिकुलरली कंसीडर करो कि ये ग्राफ मैंने एक T1 पर ले लिया, ओके, T1 मतलब टेम्परेचर 1, जो कि कंसीडर कर लो कि टेम्परेचर 1 है मेरा 50 डिग्री, ओके, तो ये मेरा जो ग्राफ बना है 50 डिग्री पर बना है। अब मैं एक और पर्टिकुलरली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सेम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही ले रहा हूं मैं, ठीक है डन।
सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, T2 ले रहा हूँ और T2 की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फिर मुझे बताइए क्या होगा। जैसे आप लोग को पता है क्या होता है कि जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी। बढ़ती है। देखिए जब मेरा टेम्परेचर T1 मतलब 50 डिग्री था तब काइनेटिक एनर्जी 0 रहने वाले भी काफी सारे फ्रैक्शन थे। ये फ्रैक्शन है, जैसे इस फ्रैक्शन को 10, 20, 30 ऐसे बोल दो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द जीरो काइनेटिक एनर्जी वाज नियर अबाउट 10। कौन सा, जब टेम्परेचर मेरा 50 डिग्री था। अब मुझे बताओ अगर मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया तो आपको क्या लगता है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मिलेंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेंगी वो कम रहेंगे या ज्यादा रहेंगे? कम रहेंगे। कम रहेंगे, बराबर है, वेरी गुड। तो हो सकता है कि वो 0 ही ले लें, तो हम चलो 0 ही ले लें, बराबर है। देन देखिए नेक्स्ट, ऐसे पर्टिकुलरली अमाउंट ऑफ पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी 10 थी वो इतना था, काइनेटिक एनर्जी 20 वाले मॉलिक्यूल्स कितने थे, काइनेटिक एनर्जी 30 वाले मॉलिक्यूल्स कितने थे, बराबर है। समझ में आ रहा है ना आपको ये ग्राफ? हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो आपको क्या लगता है अब ये जो जैसे अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, वो इससे ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? ज्यादा। ज्यादा रहेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी कम है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब कौन होता है, ये। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा का मतलब कौन, ये। ध्यान में रखना, ये बाकी की सारी काइनेटिक एनर्जी कम ही है। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेंगे एट हाई टेम्परेचर पर, वो कम रहेंगे या ज्यादा रहेंगे? ध्यान में रखना, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बढ़ती है। तो फिर जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कम काइनेटिक एनर्जी रहने वाले मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे या ज्यादा रहेंगे? कम रहेंगे। कम कम रहेंगे, बराबर है। मतलब इसका कम जब मैं रहेंगे। ग्राफ निकालूंगा तो ये वाला जो ग्राफ रहेगा वो इस ग्राफ के नीचे रहेगा या इस ग्राफ के ऊपर रहेगा? क्या लगता है आपको? नीचे। नीचे रहेगा। क्या रहेगा, इसका ग्राफ जो रहेगा वो नीचे रहेगा, ऊपर में नहीं रहेगा, क्योंकि कम काइनेटिक एनर्जी रहने वाले मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे क्योंकि मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, बराबर है। और फिर एक्टिवेशन एनर्जी रहने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या रहेगी, कम रहेंगी या ज्यादा? मतलब ये ग्राफ इसके ऊपर रहना चाहिए या इसके नीचे रहना चाहिए? ऊपर। ऊपर रहना चाहिए, वेरी गुड। क्या होना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, बराबर है। तो आप लोग को ये ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करके इसके ऊपर दिखाई देगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू A और ग्रेटर देन E फॉर T1। अब ये ध्यान दीजिए, नीचे वाला ग्राफ T1 के लिए है और ऊपर वाला जो है वो T2 के लिए है। तो T1 के लिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो ये जो हम एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है इसके अंदर में रहने वाला जो एरिया रहेगा, ये एरिया आप लोग को क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस एरिया रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स और ग्रेटर देन द E। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ये जो एरिया है, एरिया मतलब जिस पोर्शन को मैंने शेडेड किया हुआ है, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा एरिया अंडर द कर्व। क्या कहूंगा इस चीज को मैं, एरिया अंडर द कर्व कहूंगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो एरिया अंडर द कर्व T1 के लिए ओके इतना है, और T2 के लिए क्या रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा। ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है, बराबर है। तो फिर एरिया अंडर द कर्व T2 का ज्यादा है। एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है मतलब ये क्या ज्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द काइनेटिक एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन E ज्यादा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था T2 की वैल्यू 100 डिग्री थी और T1 की 50 डिग्री सेल्सियस थी। मतलब बड़ा कौन था, T2 या T1? T2। T2 बड़ा था। और जैसे कि आप लोगों को पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। 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 तो
इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होंगी वो ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा रहेंगी, मतलब हाई एट द हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? तो इसको आप इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू दिस ग्राफ। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। उसका समझ में आ गया ना ये ग्राफ आप लोगों को? हाँ सर। Okay, ठीक है। So this is the explanation of the effect of temperature on the rate of reaction using the graphical method. ठीक है, तो graphical method का यूज करके आप effect of temperature on reaction rate को समझा सकते हो। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने ये वाले इफेक्ट को दो तरह से समझाया है। पहला जो तरीका है वो है अरेनियस इक्वेशन का यूज करके, और दूसरा तरीका ये है, ये कौन सा तरीका है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान में रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय टू वेज। फर्स्ट वन बाय यूजिंग द Arrhenius equation. Arrhenius equation and second one by using the graphical method या graphical representation। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, हाँ ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब भी हम जो पढ़ना है इसी पर्टिकुलर चीज पर, तो देखिए अरेनियस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अरेनियस इक्वेशन में आप लोगों ने देखा हुआ है कि भाई अरेनियस इक्वेशन में आप लोगों का के ये सब कुछ है, ठीक है। तो अभी हमारे जो पर्टिकुलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है आप लोगों के एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब EA, ठीक है, डन। और ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे दैट इज द ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ EA नंबर वन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। इसमें आप अरेनियस इक्वेशन का यूज करोगे, एंड ठीक है, फ्रॉम द रेट कांस्टेंट at two different temperature, and from rate constant at two different temperature। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये सवाल अच्छे से समझ लो और इसका फिर एक्सप्लेनेशन हम तो देख ही लेंगे, पहले सवाल समझना जरूरी है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन के बारे में पूछा गया। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन, एक्टिवेशन एनर्जी सबसे पहला कोलिजन थ्योरी के टाइम पर आया था, बट कोलिजन थ्योरी में कोई भी इक्वेशन आया था क्या हमारा? नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के कैलकुलेशन के रिलेटेड कोई भी सवाल आया, तो पहले दिमाग में डाल देना कि वो सिर्फ आप लोगों का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, बोले तो वो कैसे एक्सप्लेन किया था हमने? यूजिंग द अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन ही आप लोग को यूज करना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अरेनियस इक्वेशन को यूज करना है, पहले ये दिमाग में डाल लो आप। उसके अलावा आप लोग कुछ भी यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। हाँ, अब जो सवाल यहाँ पूछा है कि अरेनियस इक्वेशन का तो यूज दोनों भी लिए करना है, बट पहला पूछा गया कि इसका अरेनियस इक्वेशन का यूज करके ग्राफिकल मेथड से आप EA के कैलकुलेशन बताओ, और सेकंड चीज बताया कि रेट कांस्टेंट का इस्तेमाल करके आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम पहला वाला मेथड देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले तो हम अरेनियस इक्वेशन लिखेंगे। बताइए क्या होता है अरेनियस इक्वेशन हमारे लिए? K इक्वल्स टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT बराबर है, यह हमारा अरेनियस इक्वेशन होता है। अब ध्यान दीजिए, ग्राफिकल मेथड करने के लिए आप लोग को अच्छे से पता है कि आप लोगों को वो जो इक्वेशन होते हैं ग्राफिकल इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को ग्राफ कौन सा बनाना पड़ेगा इसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का a जो है वो e टू द पावर में है, राइट। तो सबसे पहले ये e वाले पार्ट को हमको रिमूव करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी समझाया था e जो होता है इट इज नथिंग बट द नेगेटिव इनवर्स लॉग होता है। ओके, अब नेगेटिव अगर इनवर्स लॉग होता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग इनवर्स लॉग ऑन बोथ साइड, ओके।
दोनों साइड्स में हम इनवर्स लॉग ले लेंगे। तो फिर देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए इनटू माइनस ए टू द पावर बाई आर टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये दो अलग अलग टर्म है, राइट। और आप लोगों को पता है लॉग का फॉर्मूला लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, log a plus log b। बराबर है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अब आपको पता है इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, इसका लॉग पता है ना कैसे होता है, क्या होता है उसका, ए टू द पावर बी, लॉग ऑफ ए टू द पावर बी को हम कैसे लिखते हैं, b into a बी इंटू लॉग ऑफ ए लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस ई ए बाई आर टी इंटू इनवर्स ऑफ ई। अब इनवर्स ऑफ ई का कोई मतलब नहीं होता, वो वन ही होता है, ठीक है, डन। तो देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, इनवर्स ऑफ ए प्लस माइनस हो जाएगा ओपन, तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई आर टी। ओके, जैसे कि मैंने कहा इनवर्स ऑफ ई का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है अभी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग टू द बेस, या फिर पहले रीअरेंज कर लेते हैं, ये माइनस वाले टर्म को इधर लेते हैं और ये उधर ले जाते हैं। तो ये कर लेंगे हम ई के इक्वल्स टू माइनस ई ए, ठीक है, बाई आर इंटू वन बाई टी, ऐसे मैं रीअरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, प्लस इनवर्स ऑफ ए, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया है, गॉट इट, समझ में आ गया आपको मैंने किस तरह से रीअरेंज कर दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलरली इनवर्स लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग इनवर्स इनटू लॉग टू द बेस 10। तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, इधर लॉग टू द बेस 10 ऑफ के इनटू माइनस ई ए। अब यहाँ पर आपको पता है लॉग टू द बेस ई में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फैक्टर आ जाता है, कौन सा फैक्टर आ जाता है आप लोग का, 2.303, बराबर है। ये फैक्टर आ गया इंटू 1/t प्लस log टू द बेस 10 ऑफ a, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन बना। अब ये वाला इक्वेशन जो है ये हमारे ग्राफिकल इक्वेशन के साथ हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग को समझ में आ रहा है, मुझे ग्राफ किसका बनाना है, समझ में आ रहा है, बताओ ग्राफ किसका वर्सेस किसका बनाएंगे अभी हम, टेल मी। temperature versus rate constant। किसका, टेम्परेचर log टू द बेस 10 ऑफ k, जो कि y एक्सिस पर लेना है और x एक्सिस पर क्या लेना है, 1/t। ओके, तो यहाँ पर हम ग्राफ किसका बनाने वाले हैं, 1/t x एक्सिस पर लेना है और y एक्सिस पर लेना है log टू द बेस 10 ऑफ k। ओके, हाँ, अब बताओ ये ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन या कैसे बन रहा है, straight line। स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ओके, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि m जो है वो निगेटिव में आ रहा है, स्लोप निगेटिव में आ रहा है। तो स्लोप अगर निगेटिव में आएगा तो ये ऐसा बनेगा, मतलब नंबर 1 टाइप का, या फिर ये ऐसा बनेगा नंबर 2 टाइप का, बताओ। नंबर वन टाइप। नंबर 1 टाइप का बनेगा क्योंकि ये निगेटिव स्लोप है, स्लोप कम होते आ रहा है। ओके, लेटर और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा तो ये आप लोगों का 0 से निकलेगा क्या, नहीं नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि सी की वैल्यू लॉग 0 नहीं है, वो लॉग टू द बेस 10 है, मतलब वो यहाँ पर कहीं से निकलेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, बराबर है, ओके, हाँ आया ना, राइट। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन क्या देगा आप लोगों को, किसकी वैल्यू देगा, log टू द बेस 10 ऑफ a की वैल्यू, बराबर है। ये वैल्यू किसकी रहेंगे,
log to the base 10 ऑफ a की वैल्यू रहेंगी, और इसका जो स्लोप रहेगा, स्लोप की वैल्यू क्या रहेंगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप? भाई स्लोप की वैल्यू क्या है? -m. हाँ, तो स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस ई ए बाई 2.303 आर। ओके डन। अब आपको आर की तो वैल्यू कांस्टेंट होती है, पता ही है, तो आप ए की वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे आसानी से? निकाल पाएंगे। निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली यूजिंग द अरेनियस इक्वेशन आप एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ए की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो इस तरह से ये होता है पहला मेथड कि किस तरह से हम ए की वैल्यू को निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से, वो भी अरेनियस इक्वेशन का यूज करके। अब हम सेकंड वाला मेथड देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। बट ध्यान में रखना, जैसे कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन अगर आप लोग को करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज करना है। कौन सा? कौन सा? अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, अरेनियस इक्वेशन का ही यूज करेंगे। बराबर है? डन? ओके राइट। तो ये जो अरेनियस इक्वेशन है, इस अरेनियस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, log टू द बेस 10 के फॉर्मेट में लिखेंगे, जो अभी हमने बनाया था ना वो वाला। तो उसके हिसाब से ये वाला इक्वेशन कैसे बन रहा था, log टू द बेस 10 ऑफ k इक्वल्स टू log टू द बेस 10 ऑफ a, ये क्या था, ये माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/t लिख लेता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? ये वाला इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ओके हाँ सर। हाँ ये है, और हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन को सीधा सीधा कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कन्वर्टिंग टू द log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद में जैसे यहाँ पर रेट कांस्टेंट एंड टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर रेट कांस्टेंट मतलब के, दो अलग अलग लेना है। तो कंसीडर K1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड K2 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। ओके तो देयरफॉर हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे, एक K1 के लिए, K2 के लिए। तो बताओ K1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? टेल मी द इक्वेशन फॉर K1। log to the base बोलो। 10 of k1 इक्वल्स टू log to the base 10 log of to the a base minus a minus ea EA by 2.303 2.303 R into into 1 by T1। बराबर है। देन log to the base 10 के K2 के लिए, log to the base 10 of K2 is equals to log to the base 10 of A minus EA by 2.303 R into 1 by T2 बराबर है। ये दो इक्वेशन मिल गए। ओके अब कंसीडर करो कि T2 इज ग्रेटर देन T1 बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, log टू द बेस 10 ऑफ K2 माइनस log टू द बेस 10 ऑफ K1 इज इक्वल्स टू log to the base 10 of A minus A by 2.303 R in
ए लवकर टिफिन पॅक कर माझा लवकर आणि अशू लवकर तयार हो. हाँ हेलो आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ सर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log to the base 10 of EA minus 2.303 R into 1 by T1. ओके अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो आप लोगों को पता है ये क्या हो जाएगा log to the base 10 of K2 by K1 हो जाता है. It can be written in this way. पता है ना? अरे हाँ है ना? हाँ हाँ, राइट. sir. अब यहाँ पर अगर हमने बात की तो log to the base 10 of A माइनस ये माइनस साइन है माइनस log to the base 10 of E ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो दो टर्म है इन दो टर्म में से हम एक चीज कॉमन निकाल सकते हैं क्या? EA 2.303 R निकाल सकते हैं कॉमन हाँ. हाँ सर. या फिर माइनस EA निकाल ली. ठीक है सो माइनस EA 2.303 R अगर मैंने इसमें से कॉमन निकाल दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 by T2 माइनस ले लिया तो ये प्लस 1 by T1 हो जाएगा बराबर है. और ये अगर मैं माइनस को प्लस में करना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 by T1 माइनस 1 by T2. क्लियर है? क्लियर है? ओके और इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा EA by 2.303 into R. हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इनटू यहाँ कॉमनली लिख रहा हूँ T2 माइनस T1 by T1 into T2. क्लियर है? हाँ सर. तो ये वाला इक्वेशन यूज करके आप क्या कर सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो बाय द फ्रॉम द टू रेट कांस्टेंट. ओके तो देखिए आज के लिए इतना ही काफी है. मुझे थोड़ा सा जाना है तो इमरजेंसी. ठीक है बाकी कल देखते हैं. ओके चलिए बाय.